हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 11 जून का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो ये सब तो हम अंदर देख ही लेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। तो जीएस पेपर 1 से है। ये देखिए यहाँ पे यूनिट है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अटलांटिक चार्टर, ठीक है, अटलांटिक चार्टर, इसके संदर्भ देखते हैं क्या दिया गया है। तो हाल ही में क्या हुआ है, तो एक अटलांटिक जो चार्टर है, अटलांटिक जो चार्टर है उसे 1941 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन जो चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने जो है एक मतलब इस पर हस्ताक्षरित करके इसे घोषणा पत्र जो है घोषित किया था। तो इसका जो है निरीक्षण किया गया, जो करंट में जो अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो मंत्री बोरिस जॉनसन जो है, ठीक है, इन्होंने इसका निरीक्षण किया और एक नए जो अटलांटिक चार्टर है उस पर हस्ताक्षर करने की योजना मतलब प्रस्तुत की है। ठीक है, जो कि किस पर बेस है, तो लोकतंत्र और खुले समाज के सिद्धांतों, मूल्य और संस्थानों की रक्षा के लिए। ठीक है, नए में जो होगा वही इस पे बेस होगा, वही ये इसको। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो अल्टरनेटिव चार्टर है इसके बारे में देखते हैं कि ये उस समय पे क्या था। इसके अंतर्गत जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 45, उसके बाद का जो वो विश्व का जो दृष्टिकोण था ना उसके ऊपर ये आधारित था। ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट जो ब्रिटेन था उन्होंने बनाया था मिलकर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो घोषणा पत्र था वो फर्स्ट टाइम जो है 14 अगस्त 1941 को जो है जारी किया गया था। ठीक है, बाद में इसे जो है 1942 तक जो 26 मित्र राष्ट्र थे उनका समर्थन जो है देने का वादा किया गया था उस समय पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको जैसे पता ही होगा जो टोटल 61 देश थे इसमें से जो है 2 खेमों में बटा हुआ था। ठीक है, 26 जो मित्र राष्ट्र थे और दूसरे क्या थे, तो धुरी राष्ट्र थे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए कुछ जो है प्रमुख बिंदु शामिल थे जो ये चार्टर अधिनियम था। तो जैसे कि किसी राष्ट्र को अपनी सरकार चुनने का अधिकार, व्यापार प्रतिबंधों में जो ढील है और युद्ध के पश्चात जो निरस्त्रीकरण है उसका अधिवचन, ये सब इसके अंदर जो है शामिल थे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दस्तावेज क्या करता था, तो ये जो यूएन था उसकी स्थापना की दिशा में अपना पहला जो महत्वपूर्ण कदम है वो माना गया इस चार्टर को। ठीक है, जो कि 1945 में गठित हुई थी। उसके बाद देखिए अटलांटिक चार्टर में जो शामिल प्रमुख बिंदु थे, तो अटलांटिक चार्टर जो है उसमें 8 सामूहिक सिद्धांत शामिल किए गए। ठीक है, उसके अलावा इसके अंतर्गत जो यूएसए और यूके थे उनके द्वारा मतलब जो विश्व युद्ध था उसमें कोई भी क्षेत्रीय जो लाभ होगा, ठीक है, वो नहीं उठाने पर सहमति व्यक्त की गई। मतलब किसी भी क्षेत्र को आप अपने अंडर नहीं ले सकते। ठीक है, इस पर सहमति व्यक्त की गई। उसके अलावा जो नागरिक है उनकी इच्छा के अगर विरुद्ध जो है क्षेत्रीय अगर परिवर्तन होगा तो उसका भी जो है विरोध किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए तो जिन देशों पर जो है विश्व युद्ध में जो कब्जा हो गया था, ठीक है, या उनकी सरकार गिर गई थी, ठीक है, तो उनकी हेल्प करना सरकार बनाने में। ठीक है, उसके अलावा नागरिकों को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये सब इसके अंदर शामिल था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला भी जीएस पेपर 1 से ही है, सोशलॉजी से है। तो दिल्ली मास्टर प्लान 2041 प्रमुख क्षेत्र और चुनौतियाँ इसके अंतर्गत क्या है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए संदर्भ क्या है, तो जो दिल्ली विकास प्राधिकरण है उसने जो अपना दिल्ली के जो मास्टर प्लान 2041 है उसको मंजूरी दे दिया। ठीक है, उसके अलावा इसे जो है सार्वजनिक कर दिया ताकि जो आम नागरिक हैं उनकी जो आपत्ति और सुझाव होंगे उसको इसके अंतर्गत जो है शामिल किया जा सके। ठीक है, जिससे ये बाद में उसके बाद लागू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले मास्टर प्लान होता क्या है ये देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह का मास्टर प्लान है जिसके अंतर्गत जो योजनाकार होते हैं, ठीक है, जो बनाने वाले होते हैं योजना, और इसके ज़मीनी स्तर पर जो स्वामित्व रखने वाली एजेंसीज होती है उनका एक विज़न डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में ये कैसे जो है इम्प्लीमेंट होगी, तो उसका एक विज़न डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा भविष्य में जो शहर का विकास करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करती है जिसके अंतर्गत जो जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, आवास, परिवहन, सामुदायिक सुविधा, भूमि उपयोग, इनको क्या है ध्यान में रखते हुए विश्लेषण, सिफारिशें और प्रस्ताव जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली मास्टर प्लान 2041 ये क्या है, तो इसका पर्पज़ क्या है, तो दिल्ली को जो 2041 तक क्या करना है, एक संवहनीय, निवास योग्य और जीवंत बनाने हेतु तैयार करना। ठीक है, उसके अलावा देखिए आवास क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो मान लीजिए जो बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी आती है दिल्ली में, ठीक है, जैसा कि देखने में आता ही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो निजी और प्राइवेट जो एजेंसी होगी ना उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो आके क्या करें, जो किराए के आवास होते हैं उनको बनाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए उपयोगकर्ता भुगतान सिद्धांत, यूज़र पेज प्रिंसिपल, ये क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो पार्किंग की समस्या है
उसको दूर करने के लिए इसे लागू किया जाए, मतलब इस सिद्धांत का सुझाव दिया गया। तो इसके अंतर्गत जो भी जैसे जो गैर मोटर चालित वाहन होते हैं ना, दूसरे का वाहन चलाते हैं, इनको छोड़कर जो जिनके पास भी जो निजी मोटर होगा ना, प्राइवेट व्हीकल जिन पे होता है, उन उपयोगकर्ताओं को क्या होगा, अधिकृत पार्किंग जो सुविधाएं हैं, स्थान है, सड़कों के लिए जो है भुगतान करना होगा। ठीक है, मतलब जो टैक्स वगैरह भरते हैं ना, पार्किंग टैक्स होता है, तो वो जो है पेमेंट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो जो प्रमुख रणनीति है उसके माध्यम से प्रदूषण को कम करना। ठीक है, तो रणनीति के अंतर्गत क्या आएगा, तो जो सार्वजनिक परिवहन है उसको हरित ईंधन में परिवर्तित कर देना। उसके अलावा आवागमन जो उन्मुख विकास है उसके बहुउपयोग मॉडल का यूज़ करते हुए प्रदूषण को कम करना। तो अगला देखिए जो मसौदा, उसमें यमुना नदी के जो आसपास का जो है ना, 300 मीटर तक की चौड़ाई पे, मान लीजिए यमुना नदी है, यहाँ से 300 मीटर की चौड़ाई में यहाँ पे एक बफर जोन बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है कोई भी जो रहते हैं ना लोग, यहाँ पे कोई जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनी है यमुना किनारे, तो वो यहाँ पे कोई काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है साफ़ रखा जाएगा बफर जोन की तरह से। उसके अलावा देखिए महामारी के मद्देनज़र प्रस्तावित जो बदलाव है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, जो आपात स्थिति है उसके दौरान जो आश्रय स्थल होता है ना, रहने के लिए स्थल देते हैं, सामूहिक रसोई है, ठीक है, संगरोध हेतु जो स्थान होता है, क्वारंटाइन स्पेस होता है ना, जहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है कोरोना में जैसे, तो वो उपलब्ध कराने हेतु सामूहिक जो सामुदायिक स्थल है उनको विकसित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तो जो दिल्ली की मेट्रो लाइफ है, सॉरी नाइट लाइफ है, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की जो नाइट लाइफ है उसको सर्किट योजना में जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत जो शामिल किया जाएगा वो क्या क्या होगा, एक तो रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सांस्कृतिक जो उत्सव होते हैं, सांस्कृतिक बसों में मनोरंजन होता है, मेट्रो खेल सुविधाएं, खुदरा स्टोरों पर जो केंद्रित योजनाएं होती है, ठीक है, इनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा नाइट लाइफ सर्किट योजना में। ठीक है, उसके अलावा देखिए तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम होता है, मतलब जो जैसे हम पंखे वगैरह यूज़ करते हैं ना सार्वजनिक प्लेसेस में, तो उस पर निर्भरता कम करने के लिए जो खुले क्षेत्र के होते हैं उनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए जो बेहतर आवास योजनाएं और हरित प्रमाणिक जो विकास है उसके माध्यम से जो जो वायु से फैलने वाली महामारी होती है उसके प्रति संवेदनशीलता कम करने का भी प्रस्ताव किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 से है, तो यूनिट आप जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो संदर्भ है वो क्या है, तो जो लक्षद्वीप के प्रशासक हैं जिनका नाम क्या है, प्रफुल्ल के पटेल। ठीक है, इनके लिए जो है मतलब विशेषाधिकार का हनन प्रस्ताव इनके लिए दायर किया गया है, जो भाकपा के सांसद बिनाय विषम है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो द्वीपों का दौरा करने से अनुमति देने से इनको इनकार कर दिया। ठीक है, इसके लिए जो है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दायर किया गया इनके खिलाफ। ठीक है, संसद ने क्या कहा कि जो सांसद होता है वो स्वतंत्र रूप से घूमने और लोगों के मिलने का अधिकार उसके पद के विशेषाधिकार का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, अगर पृष्ठभूमि देखें इसकी, तो वहाँ के जिला प्रशासन ने क्या कहा कि कोरोना की वजह से जो है कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सांसद को द्वीप की यात्रा करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे लिए न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, संसदीय विशेष अधिकार ये क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको लक्ष्मीकांत में भी वैसे दे रखा है, आपने पढ़ा होगा, उसके अलावा यहाँ भी हम देख लेते हैं। तो जो संसदीय विशेषाधिकार होता है वो क्या होता है, जो हमारे संसद सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो है प्राप्त कुछ अधिकार होते हैं और उन्मुक्तियाँ होती हैं, ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से क्या कर सके, निर्वहन कर सके। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 105 है उसमें स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये है संसद में जो बोलने का वाक स्वतंत्रता होती है, बोलने का अधिकार, और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, ये दोनों अधिकार 105 में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब देखिए जो विशेषाधिकार हनन है ये क्या होता है, दंडनीय होता है। ठीक है, पर इसके अलावा जो इसके अतिरिक्त है एक और कानून होता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। उसमें क्या होता है, जो सदन या उसकी समिति की कोई भी बैठक के दौरान या इसके आरंभ होने से 40 दिन पहले या समाप्त होने के 40 दिन बाद तक, ठीक है, जो सिविल प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सदस्यों की जो गिरफ्तारी है या फिर जो उनके निरुद्ध किए जाने वाली स्वतंत्रता का उपबंध है वो किया गया है। ठीक है, एक तो विरुद्ध होता है, विरुद्ध मतलब अपोजिट में, निरुद्ध क्या होता है, तो इसके साथ साथ मतलब इसके साथ साथ जो उनका स्वतंत्रता है उनका उपबंध भी इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए अगर हम विशेषाधिकार की बात करें तो ये क्या है, ये एक सांसदों को प्राप्त किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अगर अवहेलना करने पर, मान लीजिए उनका अगर
जैसा कि अब ऊपर हमने पढ़ा ये टॉपिक, तो उसकी अगर अधिकारों की अवहेलना हो रही है तो इस अपराध को जो है विशेषाधिकार हनन कहा जाता है, और यह संसद के कानून के तहत क्या होता है, दंडनीय होता है। ठीक है, किसी भी संसद के अगर किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन का दोषी व्यक्ति के खिलाफ एक प्रस्ताव के रूप में एक सूचना प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, मतलब जैसे अभी किया उन्होंने, क्या नाम था उनका, एक सेकंड जरा ऊपर दे रखा है नाम, तो ये इन्होंने जो भाकपा सांसद बिनाय विश्वम में इन्होंने प्रफुल्ल के पटेल के खिलाफ जो याचिका दायर की है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष है, तो उनकी भूमिका देख लेते हैं इसके बीच में। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच के लिए लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष सबसे पहला स्तर होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये दोनों क्या कर सकते हैं, या तो इस पर स्वयं निर्णय ले लें, ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसे संसद की कोई भी जो समिति होती है उसको भी इसे संदर्भित कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा दोनों द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है, तो संगत नियमों के तहत जो प्रस्तावित है उस पर अगर सहमति दे देते दोनों, तो क्या होता है, संबंधित जो सदस्य होगा जिसके ऊपर लगा है विशेषाधिकार हनन का मामला, तो उसके प्रस्ताव के संदर्भ में एक संक्षिप्त वक्तव्य देने का उसे अवसर दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रयोज्यता क्या है, देखिए ये जो अधिकार है वो किस किस को दिया जाता है, तो जो भी संसद के किसी भी सदन या उसकी किसी भी समिति कार्यवाही में जो बोलते और भाग लेते हैं, ठीक है, वो हकदार होते हैं, उन पर मतलब ये उसका यूज़ कर सकते हैं विशेषाधिकार हनन का। ठीक है, इसके अंतर्गत जो महान्यायवादी है और जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो भी इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि संसद का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी राष्ट्रपति को ये जो संसदीय अधिकार है वो प्राप्त नहीं होते। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आने के इस टाइप से बनते हैं तो इस टाइप के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। ठीक है, और इनको ये अधिकार जो दिया गया वो किस में दिया गया, तो अनुच्छेद 361 में विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को जैसे ध्यान में रखिएगा, अगर डायरेक्ट आता है डायरेक्ट, अगर अनुच्छेद के साथ आएगा फिर जो है सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल क्या है, जीएस पेपर 2 से ही है, यूनिट आप देख सकते हैं। तो नागालैंड में नागा मुद्दों के समाधान हेतु समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो इसका संदर्भ देख लेते हैं, संदर्भ में क्या है, तो जो नागालैंड सरकार है उसने काफ़ी समय से जो लंबित नागा शांति समझौता है और जो नागा राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर एक समिति बनाई है, जिसमें जो है केंद्र सरकार के साथ वार्ता आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी जो उन नेताओं हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस समिति की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ये करेंगे। ठीक है, तो नागा राजनीतिक मुद्दों का संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्व देखते हैं क्या इतिहास था इनका। अब देखिए अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था असम पर, तो 1826 में। ठीक है, 1821 में जो नागा हिल्स थी उस पर भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया। ठीक है, उसके बाद नागा विद्रोह का पहला संकेत वर्ष 1918 में नागा क्लब के गठन में देखा गया। ठीक है, इसके सदस्यों ने वर्ष 1929 में साइमन कमीशन को नागा पहाड़ियों से निकल जाने को कहा था, 1929 में। उसके बाद 1946 में जो है नागा नेशनल काउंसिल NNC का गठन हुआ और 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो नागा नेशनल काउंसिल थी NNC है, उसने जो संप्रभु नागा राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया और 1951 में एक जनमत संग्रह कराया। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा, जनमत संग्रह मतलब अपनी इच्छा से जो है और जहाँ पे भी जाना है तो वो मूव कर जाते हैं वहाँ के लोग, जिसमें जो है 99% ने एक स्वतंत्र जो नागालैंड है उनके पक्ष में जो है मतदान किया। ठीक है, उनका मतलब इसमें मतदान कराया जाता है कि आप किस स्टेट में जाना चाहेंगे। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो 22 मार्च 1952 को एक जो है भूमिगत नागा फेडरेशन गवर्नमेंट NFG और जो नागा फेडरेशन आर्मी थी उसका गठन किया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भारत सरकार है उसने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी और 1958 में सशस्त्र बल अधिनियम बनाया गया। ठीक है, विशेष अधिकार। तो इस समझौते के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसके अंतर्गत जो 1997 में, ठीक है, ये नाम हमने कल ही पढ़ा था NSCNIM। ठीक है, तो इसके बारे में जो इन्होंने जो वहाँ की सरकार है उसको मतलब वहाँ पे जो नागा वो है उनके लिए वार्न किया था। ठीक है, कि आप इनके साथ कोई भी मतलब वो ना कीजिए। तो इसके देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिलिंग ऑफ नागालैंड IM। इसके द्वारा केंद्र सरकार के साथ युद्ध विराम किया गया, समझौता किया गया और उस समय से दोनों के बीच जो है वार्ता जारी है 1997 से। इसके अलावा जो वर्ष 2017 था उससे जो है 7 अलग अलग नागा राष्ट्रीय जो राजनीतिक समूह थे, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप जो NNPG, इसके जो है एक समूह की केंद्र के साथ वार्ता चल रही है। ठीक है,
2015 में केंद्र सरकार और NSCN IM के बीच एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 2015 में। 2017 में जो NNPG थी, ये ऊपर हमने पढ़ा था, जो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, इसके साथ एक सहमति स्थिति उस पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, उसके बाद NSCN इसके द्वारा एक अलग ध्वज और संविधान की मांग किए जाने की वजह से काफ़ी लंबे समय से जो है लंबित राजनीतिक मुद्दों पर अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने में देरी हो रही है। मतलब अभी जैसे हमने कल पढ़ा ही था कि असम सरकार इनके साथ मतलब समझौता करने के काफ़ी करीब है, तो उसी के बीच जो है विवाद इनका फिर से उठ गया है, तो आपने कल देखा ही होगा। तो ये देखिए फिगर में दे रखा है, ग्रेटर नागालिम एज द NSCN ओरिजिनली सॉट। ठीक है, तो ये जो जितना भी ब्राउन एरिया दे रखा है ये सारा उन्हीं का है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो नागा NSCN है उसके अंतर्गत ओरिजिनली सॉर्ट किया गया था। ठीक है, ये लोहित जो ब्रह्मपुत्र की वो दिबांग वैली, यहाँ से मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए GS पेपर 3 से यूनिट आप देख ही रहे होंगे, पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो फसल बीमा का बीड मॉडल, अब ये क्या है बीड मॉडल, तो संदर्भ देखते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है PMFBY, इसके जो बीड मॉडल है इसके राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिए कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है बीड मॉडल। तो इसकी जो समस्या है उसमें देखिए, तो ये क्या है, एक जिला है, ठीक है, जो कि बीड जो महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, यह जिला किसी भी जो बीमा कंपनी होता है उसके लिए चुनौती है, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो बार बार या तो सूखे या भारी बारिश के कारण फसलें इनको गंवानी पड़ रही हैं। ठीक है, इस कारण इस जिले के जो उच्च भुगतान है उसको देखते हुए बीमा कंपनियों को लगातार यहाँ पर जो है घाटा होता रहा है। ठीक है, तो इसका समाधान क्या बताया गया, तो बीमा कंपनियां जो है उनको आकर्षित करने हेतु राज्य के जो कृषि विभाग है उन्होंने इस जिले के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसके दिशा निर्देश में बदलाव करने का फैसला किया। ठीक है, अब बदलाव देखते हैं क्या क्या जो बदलाव किए गए वो है। देखिए इसको इस टाइप से समझिए, जैसे उनको मान लीजिए 100 रुपये का नुकसान होगा तो प्रीमियम जो उनको एकत्रित प्रीमियम राशि होगी वो 110% मतलब 110 रुपये मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर जो बीमा राशि है उसके द्वारा दी गई सुरक्षा से अगर मुआवजा की राशि अधिक हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो बचा जो एक्स्ट्रा मुआवजा होगा ना वो राज्य सरकार भरेगी। ठीक है, और मान लीजिए अगर कम रह जाती है, अगर उनको जो किसानों को जो पेमेंट करना है वो अगर वो कम रह जाती है वहाँ पे, तो उसमें से क्या करेगी, जो उनकी जो राशि आई है किसानों की उनके पास, तो उसका 20% वो अपने मैनेजमेंट के लिए रख लेगी और बचा हुआ क्या करेगी, जो फ़ायदा होगा वो राज्य सरकार को दे देगी। ठीक है, तो राज्य सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार का यहाँ पे लॉस तो होगा ही, पर उनको प्रोत्साहित भी तो करना है जो वहाँ की बीमा कंपनियाँ हैं। तो इसके अंतर्गत जब निम्न जो सामान्य मौसम होता है उसमें जो किसानों को नुकसान होता है वो कम से कम होता है। ठीक है, तो उस समय पे जो पैसा होगा वो सरकार के पास आ रहेगा। ठीक है, प्रीमियम की जो शेष राशि होगी वो बीमा कंपनी सरकार को दे देंगी। ठीक है, जिसे आगामी वर्ष की योजना का जो वित्त पोषण करने हेतु एक कोष में जमा किया जा सकता है। उसके अलावा जब चरम मौसमी जो घटनाएं आएंगी जहाँ पे सरकार को नुकसान होगा तो वहाँ पे राज्य सरकार को वित्तीय दायित्व का वहन करना होगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए महाराष्ट्र सरकार इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने पर जोर क्यों दे रही है, तो पहला कारण है धन का एक अन्य स्रोत हो जाएगा ये एक तरह से। तो इसके अंतर्गत जो बीमा मॉडल बीड मॉडल है उसमें बीमा कंपनी का जो लाभ है वो कम होने की उम्मीद होती है। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार के लिए धन के एक अन्य स्रोत तक पहुंच मिल जाती है, मतलब जो ऐसी जो चरम मौसम की घटनाएं होती है वो कम होती है, तो उसकी वजह से जो राज्य सरकार है उसको काफ़ी मतलब इसमें मुनाफा हो सकता है। उसके अलावा देखिए राज्य पर बोझ कम होगा, तो जो राज्य सरकार को उसको वापस मिलने वाली राशि को अलग वर्ष किए जाने वाले व्यय में जोड़ा जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर जो व्यय होगा उसके लिए उसमें जोड़ा जाएगा, जिससे जो है फसल नुकसान होने वाले किसी वर्ष में अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने में मदद मिलेगी। मतलब अगर कहीं पे फसल का नुकसान हो गया तो ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है सरकार को, तो उसमें भी वो पैसा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए PMFBY के बारे में देख लेते थोड़ा से। तो जनवरी 2016 में जो है शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खराब मौसमी घटनाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये योजना है इसमें किसानों को जो है प्रीमियम का 1.5 से 2% भुगतान करना होता है। ठीक है, और शेष राशि का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यह एक केंद्रीय योजना है तथा राज्यों के कृषि जो विभाग होते हैं उनके द्वारा जो केंद्रीय दिशा निर्देश होती है इनके अनुसार कार्यान्वित किए जाती है। ठीक है, तो ये देखिए PMFBY से लेके PMFBY 2.0, तो ये पूर्णतः क्या है स्वैच्छिक होती है। ठीक है, जो 2020 के जो खरीफ सीज़न होता है
उसमें सभी किसानों के लिए कि ये क्या करता है, नामांकन को शत प्रतिशत मतलब 100% स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया गया है। मतलब आपकी मर्जी है तो आप लीजिए, तो अगर मर्जी नहीं है तो नहीं लीजिए, ठीक है। उसके लिए सीमित केंद्रीय सब्सिडी होती है इसमें। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के लिए जो गैर सिंचित क्षेत्र होते हैं और जो फसलें होती हैं उनके लिए बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 30% और सिंचित क्षेत्र फसलों के लिए 25% तक जो है सीमित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए जो गैर सिंचित फसलें कौन सी होती है, जिसमें कम पानी लगता है, ठीक है, और जो सिंचित फसलें होंगी उसमें पानी ज़्यादा लगता है, ठीक है। जैसे हमारा ये गन्ना वगैरह हो गया, उसके लिए देखिए राज्यों के लिए अधिक स्वायत्ता होगी इसमें। तो ये कैसे होगी, तो इसमें जो राज्य हैं और जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी, उनको मतलब काफ़ी छूट प्रदान की गई है, ठीक है। मतलब उन्हें जो है बुआई, स्थानिक आपदा, फसल के दोहन, मौसम प्रतिकूलता और फसल के बाद नुकसान आदि किसी भी अतिरिक्त जो जोखिम है उसकी सुविधाओं का चयन करने का विकल्प इन्हें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नियम में देरी होने का जो दंड होता है, तो उसमें जो संशोधित जो PMFBY 2.0 है उसमें एक प्रावधान शामिल किया गया जिसमें जो राज्य होते हैं उनके द्वारा जो खरीफ सीज़न होता है उसके लिए 31 मार्च से पहले और रबी सीज़न के लिए 30 सितंबर से पहले अपना हिस्सा जो है जारी नहीं करने पर उन्हें बाद के फसल जो सीज़न होते हैं उसमें योजना के तहत भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अलावा देखिए जो सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों में निवेश है, तो इसके अंतर्गत जो ये योजना, उसके तहत जो बीमा कंपनियां होंगी उनके द्वारा एकत्र जो किया गया कुल प्रीमियम है, ठीक है, उसका 0.5% जो सूचना, शिक्षा और संचार है इन पर खर्च करना क्या किया गया, अनिवार्य किया गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो ये ऊपर वाला था इसमें क्या था कि मतलब अगर राज्य अपनी जो उनकी जो हिस्सा है ना, जो सितंबर से पहले अपना हिस्सा जारी नहीं किया, मतलब इनकी कितनी फसलें हुई हैं, कितना इन्होंने प्रॉफिट या लॉस किया है, अगर वो ऐसा करने में जारी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उन्हें जो बाद के फसल सीज़न होंगे ना उसमें योजना के तहत भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो प्रीलिम्स फैक्ट है पक्के टाइगर रिजर्व, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसको जो है हम पाखुई टाइगर रिजर्व इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस टाइगर रिजर्व में जो अपने हॉर्नबिल नेक्स्ट एडॉप्टेशन प्रोग्राम है इसके लिए जो संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण है उसकी श्रेणी में जो जैव विविधता पुरस्कार 2016 इसे वो दिया गया था, ठीक है, उस समय पे। पक्के टाइगर जो रिजर्व है वो पश्चिम और उत्तर में जो बरेली और कामेंग नदी है और पूर्व में पक्के नदी जो बहती है इन पर है, ठीक है। निकटवर्ती अगर अभ्यारण्य देखें तो अरुणाचल प्रदेश में पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, असम का नामेरी नेशनल पार्क और डोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट और जो इरगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी जो होता है, तो ये सब क्या है इसके अंतर्गत आते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। तो इस क्षेत्र में बहने वाली जो प्रमुख बारहमासी नदियाँ हैं वो है नामेरी, खारी, ऊपरी डिकोराई। कामेगी नदी के पश्चिम में सैसा आर्किड अभयारण्य स्थित है, ठीक है। पक्के जो टाइगर रिजर्व है वो पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस सब के जो है इस टाइप के जो है नोट्स बना के रख लीजिए, बार बार जो है इधर उधर आप देखेंगे तो बार बार आपको लगेगा कि ये याद नहीं है वो याद नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें इनको अलग से अगर नोट्स में बना के रखेंगे तो सही रहेगा। तो ये देखिए दिखा रखा है यहाँ फिगर में, तो ये देखिए यहाँ पे ये है इसका कोर जोन है, ठीक है, ये पक्के टाइगर रिजर्व का, ठीक है। इसके अंतर्गत जो नदियाँ वगैरह ऊपर हमने देखी तो वो सब दिखाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा नेक्स्ट जो वो है तो FSSAI, ठीक है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते क्या दे रखा है। तो इसके अंतर्गत जो FSSAI है इसने जो खाद्य व्यवस्था संचालक है इसके लिए 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से जो भुगतान रसीद या फिर खरीद जो बिल होता है उस पर FSSAI जो लाइसेंस या पंजीकरण संख्या है उसका उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया। तो इससे हमें न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो ये बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में देख लेते हैं। तो FSSAI क्या है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत जो है स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। उसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय भारत सरकार FSSAI का एक प्रशासनिक मंत्रालय है। उसके अलावा किसी भी जो खाद्य संबंधित व्यवसाय होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो व्यवसाय स्वामी है उसके लिए FSSAI की अनुमति से एक प्रमाण पत्र और लाइसेंस हासिल करना आवश्यक होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको जैसे खाद्य संबंधित कोई व्यवसाय लगाना है तो आपको FSSAI से प्रमाण पत्र और लाइसेंस जो है हासिल करना होगा। ओडिशा वन विभाग द्वारा घड़ियालों को बचाने पर नगद इनाम की
घोषणा की गई, ठीक है। तो ओडिशा ने जो घड़ियाल है, जो कि एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय मगरमच्छ प्रजाति है, उसको बचाने और वन्य जीव कर्मियों को सूचित करने के लिए 1000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई है, ठीक है। साथ ही जो घड़ियाल है, उनकी वजह से जिन भी जो मछुआरे होते हैं, उनके जाल नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए ओडिशा सरकार मुआवजा भी प्रदान कर रही है। तो प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। तो घड़ियाल को जो वन्य जीव अधिनियम 1972 है, उसकी अनुसूची जो 1 है, उसमें सूचीबद्ध किया गया था, और जो IUCN है उसकी रेड लिस्ट में, ठीक है। याद रखिए, घड़ियाल को रेड लिस्ट में घोर संकटग्रस्त के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, घड़ियाल जो खारे पानी होता है, उसमें पाए जाने वाले मगरमच्छ और मगरों की तुलना में आनुवांशिक रूप से जो है कमज़ोर होता है, देखने में मतलब थोड़ा कमज़ोर लगता है, ठीक है। देखिए, ये फिगर दे रखा है यहाँ पे घड़ियाल का। उसके अलावा देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय रेल को 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को मंजूरी दी गई, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने भारतीय रेल को जो स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में जो सार्वजनिक बचाव या सुरक्षा सेवाएं हों, उसके लिए जो 700 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसमें 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लाभ में क्या है इसके। तो जो ये स्पेक्ट्रम है, इसके माध्यम से क्या होगा, जो भारतीय रेल है, उसने जो अपने मार्ग पर जो LTE होता है, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन आधारित मोबाइल जो ट्रेन रेडियो संचार होता है, वो प्रदान करने की परिकल्पना मांगी है, ठीक है। इसका जो यूज़ किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा, आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के लिए किया जाएगा, और लोको पायलट जो होते हैं, ठीक है, जो ट्रेन को चलाते हैं, वह जो गार्ड होते हैं, उनके बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो इंटरनेट ऑफ थिंग है, उसके आधारित रिमोट एसेट मॉनिटरिंग, विशेष रूप से जो कोच, वैगन और लोगों की निगरानी होती है, और ट्रेन के डिब्बों में जो CCTV कैमरे होते हैं, उसकी लाइव वीडियो फीड ट्रेन के सुरक्षित एवं तेज संसाधन को सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा। उसके अलावा जो LTE है, वो चौथी पीढ़ी का 4G वायरलेस मानक होता है, ठीक है। जैसे हम वोल्टी यूज़ कर रहे हैं, तो ये LTE यूज़ करेंगे अब। जो तीसरी पीढ़ी 3G तकनीक की तुलना में सेलफोन और अन्य सेलुलर उपकरणों के लिए बढ़ी हुई जो नेटवर्क क्षमता है और गति प्रदान करेगा, ठीक है, उसको, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। चलिए, उसके अलावा क्या कीजिए, आप एक कोना पकड़िए, किताब पकड़िए, और क्या कीजिए, बैठे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसके अलावा देखता हूँ मैं क्या अभी अपलोड करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल टेस्ट पेपर ही मन में चल रहा है, तो कम से कम आपको 30 लगा के जाने चाहिए अगर आपको। और इन 3-4 महीनों की देखिए, जो ये करंट अफेयर में डेली पढ़ा रहा हूँ ना, कोशिश कीजिए कि इसे फॉलो करें, ठीक है। जैसे मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो या 20 से 25 के बीच में मैं ऑलमोस्ट डेज़ की करा ही देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए 2x में इसे करके देख लेंगे, जब आपका महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, तो 1 घंटे में आप ये मान लीजिए 6 वीडियो आप ऑलमोस्ट देख जाएंगे, 6 या 5, ठीक है। तो 20-25 वीडियो में कितना, 3 या 4 घंटे लगेंगे। तो एक जैसे मंथ कंप्लीट होगा, तो उसके बाद 3 या 4 घंटे के 1-2 दिन आप देख लेंगे, उसके बाद जो है छोड़ दिए, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके वो स्ट्राइक कर जाएगा, जब 1-2 बार इसको देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देता तो विज़न भी है, पर वो मेंस के लिए ज़्यादा मतलब काफ़ी डेप्थ में देता है वो। इसी टॉपिक को आप जो इसमें दिए गए हैं, इसको अगर विज़न की डेली करंट अफेयर से आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि काफ़ी मतलब डीप एनालिसिस करता है वो, जो हमें मेंस में ज़्यादा काम आएगा लिखने में। अगर उसके पॉइंट हम उठा के मेंस में लिखेंगे, तो हमारे ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसे, या तो अभी रेगुलर फॉलो कीजिए, उसके बाद जब मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो उसके एंड में 1 या 2 दिन इसे देख के और फिर ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो उसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और हैव अ गुड डे।